मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल एक बार फिर से गहरा गए हैं। ईरान में जारी भीषण आंतरिक संघर्ष और अमेरिकी ठिकानों पर बढ़ते खतरों के बीच पेंटागन ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तत्काल प्रभाव से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया है। ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कड़ी चेतावनी के बाद आया है जिसमें उन्होंने ईरानी शासन को अपने ही नागरिकों पर हो रहे कत्लेआम को रोकने की अंतिम मोहलत दी थी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने पुष्टि की है कि दक्षिण चीन सागर में तैनात विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को वहां से हटाकर अब सेंट्रल कमांड के दायरे में भेजा जा रहा है। इस बेड़े में विमान वाहक पोत के साथ कई घातक मिसाइलें, डिस्ट्रॉयर्स और युद्धपोत भी शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के साथ जारी तनाव के बावजूद इस बेड़े को हटाना ये दर्शाता है कि बाइडेन प्रशासन के बाद अब ट्रंप प्रशासन के लिए ईरान एक तात्कालिक और बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि यूएसएस लिंकन ईरान के पास क्यों तैनात किया जा रहा है। पिछले 18 दिनों से ईरान में देश भर में जिस तरीके से आर्थिक बदहाली के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उसी की ताज़ा खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 2000 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों के जवाब में कतर स्थित अल उदैद और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमलों का संकेत दिया है। अमेरिका भी एहतियात के तौर पर अल उदैद से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। अमेरिका को अंदेशा है कि तनाव बढ़ने पर ईरान दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। कितना ताकत है यूएसएस अब्राहम लिंकन? अगले एक हफ्ते में मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला ये बेड़ा ईरान के लिए काल भी साबित हो सकता है। इस पर तैनात F-35C स्टील फाइटर जेट दुश्मन के रडार की नजर में आए बिना तेहरान तक बमबारी करने में सक्षम है। बेड़े के साथ आ रहे डिस्ट्रॉयर्स एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस हैं, जो ईरान की किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। ये पूरा बेड़ा परमाणु ऊर्जा से संचालित है और महीनों तक बिना रुके दुश्मन की सीमा के पास डटा रह सकता है। फिलहाल स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण बनी हुई है। ईरान ने हाल ही में अपना एयर स्पेस बंद करके युद्ध के संकेत दिए थे, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी नौसैनिक सक्रियता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों का मानना है कि यूएसएस लिंकन की मौजूदगी का मकसद या तो ईरान को बातचीत की मेज पर लाना है या फिर किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की भूमिका तैयार करना। ईरान में जारी भीषण जन विद्रोह के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरानी सरकार ने युवा प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा को अंतिम समय पर टाल दिया है। इरफान को बुधवार 14 जनवरी को फांसी की सजा दी जानी थी। देश में चल रहे आंतरिक विद्रोह में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अगर विद्रोहियों को फांसी पर लटकाया जाता है तो इससे विद्रोह और ज्यादा तेज हो सकता है और अमेरिका और इस्राइल सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसलिए ईरानी सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। इरफान को 14 जनवरी को फांसी पर लटकाने की योजना थी, लेकिन मानवाधिकार संगठनों के अनुसार अंतिम समय पर इसे स्थगित कर दिया गया। ये घटना ईरान में चल रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है, जहां अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं। उन्होंने कहा, हमें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं और वहां फांसी की कोई योजना नहीं है, न तो एक व्यक्ति की और न ही कई लोगों की। उन्होंने कहा कि मुझे ये बहुत ही भरोसेमंद सूत्रों से बताया गया है। ट्रंप ने कहा, बहुत सारी फांसियां दी जानी थी लेकिन वे अब नहीं दी जाएंगी। ईरान में दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुके हैं। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के शासन के खिलाफ हैं, जो लोग आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दमन का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने डेथ टू खामेनी जैसे नारे लगाए और कई शहरों में सरकारी इमारतों पर कब्जा करने की कोशिश की। ईरानी सुरक्षा बलों ने इन प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें लाइव फायरिंग, गिरफ्तारियां और इंटरनेट ब्लैकआउट शामिल है। प्रदर्शनों के दौरान कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते नजर आ रहे हैं। उदाहरण के लिए शिराज शहर में एक वीडियो में सुरक्षा बलों को एक निहत्थे व्यक्ति को गोली मारते और उसका शव घसीटते देखा गया। इसी तरह इस्फहान में भी इसी तरह की घटना सामने आई है। यह घटना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रही है, जहां ईरानी यूजर्स और अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविस्ट ने हैशटैग के साथ जागरूकता फैलाई है। कौन है इरफान सुल्तानी?
इरफान सुल्तानी कराज शहर के एक दुकानदार हैं जिन्हें 8 जनवरी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दोषी ठहराया गया। महज 5 दिनों में उनका ट्रायल पूरा हुआ और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ये घटना ईरानी न्याय व्यवस्था की तेजी को दर्शाती है। मानवाधिकार संगठनों ने इसे शाम ट्रायल करार दिया जहां कोई उचित सुनवाई नहीं हुई। इरफान की फैमिली को बताया गया कि 14 जनवरी को क्रेन से लटकाकर सार्वजनिक रूप से उसे फांसी दी जाएगी, जो ईरान में दमन का एक सामान्य तरीका है। हालांकि 14 जनवरी को निर्धारित फांसी को टाल दिया गया है। हिंगाव ऑर्गेनाइजेशन ने इरफान की फैमिली के हवाले से पुष्टि की है कि एग्जीक्यूशन पोस्टपोन हो गई है, लेकिन ये स्थायी नहीं है और कभी भी अमल में लाई जा सकती है। ईरानी न्यायपालिका ने दावा किया है कि इरफान को कभी डेथ पेनल्टी नहीं दी गई थी और उनके खिलाफ आरोप डेथ वारंट के लायक नहीं है, लेकिन एक्टिविस्ट का कहना है कि ये दबाव के कारण लिया गया फैसला है। मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन चेतावनी दी है कि हजारों गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों पर खतरा मंडरा रहा है। हिंगाव ने कहा कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बाद सामूहिक फांसी की परंपरा रही है, जैसे 2020 में नवीद अफकारी का केस। फिलहाल देखना ये होगा कि ईरानी सरकार इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए क्या कुछ बड़े कदम उठाती है। गाजा में विनाशकारी युद्ध ने हमास के शीर्ष नेतृत्व को लगभग ध्वस्त कर दिया है। इजरायली हमलों में संगठन के 2 सर्वोच्च नेताओं के मारे जाने के बाद अब हमास इतिहास के सबसे संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में संगठन आंतरिक चुनाव के जरिए खुद को दोबारा खड़ा करने की तैयारी में लगा हुआ है। एएफपी से बात करते हुए हमास से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने पुष्टि की है कि चुनाव की प्रक्रिया लगभग तैयार है और जैसे ही जमीनी हालात अनुमति देंगे मतदान कराया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक यह प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू हो सकती है। हालांकि युद्ध की अनिश्चितता हर कदम पर खतरा बनी हुई है। अक्टूबर 2023 में जंग शुरू होने के बाद इजरायल ने हमास के शीर्ष नेतृत्व पर सटीक और घातक प्रहार किए। जुलाई 2024 में तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या और फिर अक्टूबर में राफा में याह्या सिनवार का मारा जाना इस बात का संकेत था कि इजरायल की रणनीति नेतृत्व को सिरविहीन करने की है। इसी खतरे के चलते हमास ने किसी एक व्यक्ति को नेतृत्व सौंपने से परहेज किया और कतर में 5 सदस्यीय अंतरिम नेतृत्व समिति बनाई। पिछले 15 दिनों में यही समिति हमास के सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक फैसले ले रही है ताकि जिम्मेदारी बटी रहे और इजरायली हमलों से संगठन को रणनीतिक झटका न लगे। अब हमास 50 सदस्यों वाली नई शुरा काउंसिल बनाने की योजना में है, जो गाजा, वेस्ट बैंक और विदेश में मौजूद इकाइयों द्वारा चुनी जाएगी। यहाँ तक कि इजरायली जेलों में बंद हमास कैदी भी अप्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, जो युद्ध के बीच संगठन की जमीनी पकड़ और वैचारिक एकजुटता को दर्शाता है।